बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में आप लोगों ने ट्रांसमिशन सिस्टम के अफेक्ट्स को एनालाइज करना है कि आपके पास अगर ट्रांसमिशन नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ट्रांसमिशन नेटवर्क आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो किस टाइप के आपके अफेक्ट्स होंगे और लॉसेस किस तरह से आप कंसिडर करोगे और लॉसेस कैसे अफेक्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क को। तो ये डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। अब जो आपके पास आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट अफेक्ट्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है। जो आपके पास पहला अफेक्ट है या पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर आपकी रियल पावर लॉसेस ज़्यादा हो रही है सिस्टम में, ठीक है, तो वो आपकी ओवरऑल जनरेशन को और ओवरऑल डिमांड को दोनों को इंक्रीज़ कर देगा। जनरेशन और डिमांड को किस तरह से इंक्रीज़ करेगा कि आपके जो लॉसेस हैं वो ऑब्वियसली ऐड किए जाते हैं लोड में, ठीक है, लोड प्लस लॉस होता है। अब जब वो लोड अपनी एक्चुअल वैल्यू से बढ़ जाता है लॉसेस के ऐड अप होने से, तो देन अकॉर्डिंग टू दैट लोड, इंक्रीज लोड, आपकी जनरेशन भी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आपका मेन कॉन्स्टेंट तो बैलेंस लोड बैलेंस जनरेशन लोड बैलेंस कांस्टेंट आपका क्या होता है कि आपकी जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द लोअर डिमांड, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके पास क्या है कि आपकी जो जनरेशन है, ठीक है, उसको आपने स्केजुअल करना है। और वो स्केजुअल आप किस तरह से करेंगे, आप जनरेटर्स को शिफ्ट करेंगे या जनरेशन को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आपका कोई एक जनरेटर तो नहीं होता, आपके मल्टीपल जनरेटर्स होते हैं, तो आपने उनकी शिफ्टिंग करनी है टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ द ट्रांसमिशन सर्किट बिकॉज दे वुड अदरवाइज बिकम ओवरबर्डन, ठीक है, ओवरलोडेड हो जाएंगे। अब आपके पास और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क से रिलेटेड, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क से रिलेटेड, कि अगर आपके पास व्हेन द ट्रांसमिशन डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल, ट्रांसमिशन लॉसेज मे बी निगलेक्टेड, ठीक है, एंड देन द ऑप्टिमल डिस्पैच जनरेशन इज अचीव विद ऑल प्लांट्स ऑपरेटिंग एट इक्वल इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कि आपके पास क्या होता है कि आप कहते हैं कि जब मेरे पास ट्रांसमिशन नेटवर्क ट्रांसमिशन डिस्टेंस स्मॉल होता है तो ट्रांसमिशन लॉसेस को ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, यानी लॉसेस को कंसिडर ही नहीं किया जाता। और जो आपके पास ऑप्टिमल डिस्पैच किया जाता है जनरेशन से, वो तमाम प्लांट से, जो ऑपरेटिंग प्लांट से जो आपको पावर दे रहे हैं, वो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बिना पे उनसे लिया जाता है, जो आप नॉर्मली यूज़ भी करते रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है बस उसको ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉसेस को शॉर्ट ट्रांसमिशन डिस्टेंस पे निगलेक्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम आपके पास कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपके पास लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं, तो वहाँ पे जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, देन ट्रांसमिशन लॉसेज आर मेजर फैक्टर्स एंड अफेक्ट द ऑप्टिमम डिस्पैच ऑफ द जनरेशन। तो जो आपने पावर लेनी है जनरेटर से, उसको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका लॉन्ग डिस्टेंस था, उसमें आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा आ गए और उन लॉसेस ने आपके ऑप्टिमम डिस्पैच को, डिस्पैच ऑफ द जनरेशन को अफेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, आपने एक प्रीवियसली जब इकोनॉमिक लो डिस्पैच को आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और आपने उसको विद लॉसेस एंड विदाउट लॉसेस दोनों के साथ कंसिडर किया था। जब आप सिस्टम को विद लॉसेस कंसिडर कर रहे थे, होप सो अगर आपको याद हो, तो उसमें आप देखिए तो जो आपके इंक्रीमेंटल पावर लॉसेस थे वो आपकी ऑप्टिमल इकोनॉमिक स्केजुअलिंग ऑफ द जनरेटर्स को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए जब आपके पास जो इंक्रीमेंटल लॉसेस हैं वो एड अप हो जाते हैं सिस्टम में, तो आपकी जो ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, सिस्टम की जो भी, जैसे आप कहते हैं ना कि जेड बस की है, आपकी पावर की इक्वेशंस है, वोल्टेजेस की, करंट्स की, पावर फ्लो की इक्वेशंस हैं, ये आपकी जो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस होती हैं, आपकी जो इंक्रीमेंटल लॉसेस होते हैं ये इसको मज़ीद कम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। और आपका स्केजुअल बनाना, प्रॉपर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का एक स्केजुअल बनाना आपके लिए और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लॉस इक्वेशन, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लॉस इक्वेशन में आपने एक एग्जांपल उठाई है और एक सिस्टम उठाया है, जो आप कहते हैं कि मेरे पास 2 जनरेटर्स का सिस्टम है, ठीक है।
जहाँ पे 2 जनरेटिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे कि अगर आप नीचे फिगर में देख सकते हैं Gen 1 एंड Gen 2 आपके 2 जनरेटिंग प्लांट्स हैं, और आपके बाकी 3 एंड 4 जो है यहाँ पे ये आपकी लोड बसेस हैं, यहाँ पे आपके लोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रांसमिशन नेटवर्क बन रहा है, और इसका आप इम्पिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, और जो आपने इम्पिडेंस मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे आगे हम इसको डिस्कस भी करते हैं, लेकिन आप पावर सिस्टम एनालिसिस में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हो। ठीक है, कि आपने 4 बस सिस्टम का किस तरह से इम्पिडेंस नेटवर्क बनाना है। तो अब देखते हैं द डेरिवेशन इज टेकन इन 2 स्टेजेस। तो स्टेज 1 में आप क्या करते हो, अप्लाई ए पावर इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्म टू जी बस of the system in order to express the system loss in term of only generators current। देखिए आपके पास क्या होता है, पहली बात तो ये है कि आप जो लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं हमेशा आई स्क्वायर आर के साथ कैलकुलेट करते हैं। अब जब आपके पास एक प्रॉपर ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है तो वहाँ पे आप आई स्क्वायर जी के साथ उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने अपनी जेड बस बनानी है, सही, और फिर आपने अपनी जेड बस से आपने कैलकुलेट कर लेना है जनरेटर के करंट्स को। ठीक है, आपके 2 जनरेटर्स हैं, जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2, और जनरेटर 1 का करंट होगा I1 एंड जनरेटर 2 का करंट होगा I2। देन आपके पास जनरेटर 3 आपके पास I3 एंड I4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लोड करंट को। ठीक है, ये लोड बसेज हैं आपकी। देन आपके पास डाउनवर्ड आपका न्यूट्रल करंट है, जो इस पूरे सिस्टम को एक न्यूट्रल करंट उसमें मेंशन किया गया है, तो वो आपका IFN से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपने स्टेज 2 में क्या करना है, देखिए स्टेज 1 में आपने सिंपली जेड बस बनाई है, और जेड बस से आपने जनरेटर के करंट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, और स्टेज 2 में आप क्या करते हो कि आपने जनरेटर के करंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है और उससे कैलकुलेट करना है पावर आउटपुट को, जो आपकी प्लांट की पावर आउटपुट, जो आपकी जनरेटिंग यूनिट्स की पावर आउटपुट बनती है, आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। क्योंकि आप इससे आगे मूव करोगे, ये जो आपके पास पावर आउटपुट आ जाएगी जो आपके जनरेटर्स की, इससे आप देखोगे कि आपकी लॉस इक्वेशन सिस्टम में क्या बन रही है, फॉर के नंबर ऑफ द सोर्सेज। आप कंसिडर करते हो कि के नंबर ऑफ सोर्सेज है, और उनके लिए मेरे पास पावर लॉस की क्या इक्वेशन बनेगी। तो ये 2 मेन स्टेप्स हैं, और इसी की बिहाफ पे आप आगे सारी डेरिवेशंस करोगे। पहला स्टेप क्या है कि आपने जेड बस बनानी है, जेड बस से देन आपने करंट्स, जनरेटर करंट्स को कैलकुलेट करना है। देन फिर आपने स्टेप 2 में क्या करना है, उन जनरेटर करंट से आपने पावर कैलकुलेट करनी है, जनरेटर्स की आउटपुट पावर जो भी होगी, और फिर वो आपको जो लॉसेस हैं सिस्टम के वो कैलकुलेट करके दे देगा। अब देखिए आपके पास ये उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे जो मेंशन की हुई थी। अब देखिए ये आपके पास 4 बस सिस्टम था, जिसमें आपका नोड 1 एंड नोड 2 जो था, ठीक है, वो आपका जनरेटर्स बसेस थी, कि वहाँ पे 2 जनरेटर्स लगे हुए थे। लेकिन नोड 3 एंड नोड 4 आपके पास लोड बसेस थी, वहाँ पे आपके पास लोड्स लगे हुए। और आई ऑफ एन नोड एन जो है, जिसको न्यूट्रल सिस्टम का न्यूट्रल कंसिडर किया गया है, ठीक है, तो वो आपका एन से रिप्रेजेंट किया गया। अब देखिए तो आपके पास करंट इंजेक्शन किस तरह से है, I3 एंड I4 जो आपकी लोड बसेस हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास टोटल लोड करंट आ जाएगा। I3 एंड I4 आपके पास क्या था, लोड करंट था। इन दोनों को ऐड अप कर लें तो आपके पास ये 4 बस सिस्टम का टोटल लोड करंट आ जाएगा। ठीक है, और आपने उसको I ऑफ D से रिप्रेजेंट कर लिया, जो इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं। अब आप कहते हैं कि ये आप एज्यूम करते हैं कि I3 जो है वो ID का, ID इज़ टोटल लोड करंट, उसका कुछ फ्रैक्शन है। इसी तरह से I4 भी जो है वो कुछ फ्रैक्शन होगा लोड करंट का। सिंपल इज़ दैट कि आपके पास I3 एंड I4 ID जो है आपका टोटल लोड करंट, लेट से आप कहते हैं कि मेरे पास टोटल लोड करंट है 10 एम्पेयर्स। ठीक है, और आप 10 एम्पेयर्स में से आप कहते हैं I3 10 का कुछ पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन 10 का कुछ पोर्शन I3 देगा, और 10 का कुछ पोर्शन I4 देगा। तो आपने इसकी फ्रैक्शन बना ली है। ठीक है, लेट से आप कहते हैं कि भाई 6 देगा I3 और 4 देगा I4।
ठीक है। तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई है। तो ये उसी करंट को जस्ट एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है कि I3 को कंसिडर किया जाता है कि जो ID का फ्रैक्शन बनेगा वो D3 है। इसी तरह से I4 जो है वो टोटल करंट ID का जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज़ D4। ठीक है, ये फ्रैक्शंस ये आगे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से लिखी जा रही हैं। अब आपके पास अगर ये दोनों DI3 ID एंड D4 ID को अगर आप सम अप कर लें तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्योंकि आपके पास आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पास टोटल लोड करंट है 10 एम्पेयर और आपके पास I3 आपको दे रहे हैं 6 और I4 आपको दे रहा है 4। तो आप दोनों को ऐड करें तो आपकी टोटल डिमांड करंट आनी चाहिए। तो आपकी फिर ये D3 प्लस D4 जब आप करें तो ये दोनों की फ्रैक्शन जो है वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए आपने कहा है कि D3 प्लस D4 जो है यानी आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं टोटल लोड करंट की जो आपने फ्रैक्शंस बनाई हैं D3 एंड D4 उन दोनों को सम अप करें तो 1 आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो टोटल लोड के इक्वल आना चाहिए चाहे जो भी आप उसको फ्रैक्शन देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास चूँकि 4 बस सिस्टम था तो उस 4 बस सिस्टम की आपने नोडल इक्वेशन लगा ली है। आपके पास 4 नोड्स थे, आप देख सकते हैं V इज़ इक्वल टू IZ, ये ZI। तो चारों नोड्स की आपके पास क्या आ रही है, V1 ऑफ n रिप्रेजेंट करती है नोड 1 से लेके न्यूट्रल तक, देन 2n 3n 4n इसी तरह से रिप्रेजेंट करती हैं कि इनकी न्यूट्रल के साथ क्या लिंकिंग बनती है। इक्वल टू Z बस आपके पास आ रही है, लेट से अब Z11 है या Z12 है, Z13 है, Z14 है, तो वो बता रहा है कि नोड 1 जो है आपका, ठीक है, बस 1 जो है उसकी बाकी बसेस के साथ, सेकंड बस के साथ, थर्ड बस के साथ, फोर्थ बस के साथ किस इम्पिडेंस से वो कनेक्टेड है। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड बस है, सेकंड बस आपके पास Z2 वो Z1 के साथ, फर्स्ट बस के साथ, सेकंड बस के साथ, थर्ड बस और फोर्थ बस के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। ये ऑलरेडी उसी तरह से आपने बस बार बनाई है जैसे कि आप 4 बस सिस्टम की मल्टीपल टाइमिंग में बना चुके होगे PSA में। और देन आगे आपके पास 4 नोड के 4 करंट्स हैं I1 से लेके I4 तक, तो वो आपने लिख दिए। तो ये आपके पास जो इक्वेशन 4 आ गई है ये आपके पास बेसिकली 4 बस सिस्टम की नोडल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से वोल्टेजेस को कैलकुलेट करते हैं तो आप देख ले V1 ऑफ n आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, कॉलम आपके पास एक ही है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास फर्स्ट नोड की इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी V1 ऑफ n। तो वो आपके पास क्या आती है, सामने आपकी लिखी हुई है। अब यहाँ पे आप देखें आपने चूँकि सिर्फ जनरेटर करंट्स कैलकुलेट करने हैं तो आपकी यहाँ पे कोशिश होगी कि आप लोड करंट्स को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो आपके I3 एंड I4 आपके लोड करंट्स थे, I1 एंड I2 आपके पास जनरेटर करंट्स थे। तो आपने V1 ऑफ n को फर्दर मॉडिफाई किया इक्वेशन 5 की फॉर्म में और आपने I1 और I2 को उधर ही छोड़ा और I3 एंड I4 की जगह आपने उसको टोटल लोड करंट की जो फ्रैक्शंस बनाई थी आपने प्रीवियस स्लाइड पे आपने उसकी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप इसी इक्वेशन 5 को आपने मॉडिफाई कर लिया, आपने ID को सेपरेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से ID को सेपरेट कर लें इन दी फॉर्म ऑफ I1 एंड I2 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे प्लस आपने एक नो लोड करंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, नो लोड करंट मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कि आपका कोई लोड नहीं लगा हुआ और सिस्टम में जो करंट होगा आपने उसको भी ऐड कर लिया। अब ये बाकी I1 और I2 आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, जो I ऑफ n आपने नो लोड करंट डाला है वो किस तरह से इसमें ऐड कर दिया है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखिए आपके पास जो टोटल आई एन नॉट जो आपने कैलकुलेट किया जिसको आपने नो लोड करंट कहा है, ठीक है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नो लोड करंट का मतलब ये है कि आप एज्यूम करते हैं कि सिस्टम में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, तो दैट मीन्स बस 3 एंड बस 4 को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आप जो लोड करंट है वो नो लोड करंट है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इधर जनरेटर 1 से या जनरेटर 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप उसको सपोज जनरेटर 1 से कैलकुलेट करते हैं तो जनरेटर 1 की वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो इम्पिडेंस उसको न्यूट्रल तक लेके जाएगी, उस नोड की जो इम्पिडेंस बनती है या उस बस की जो इम्पिडेंस बनती है।
तो आपके पास आई एन नॉट जो है वो आ जाता है माइनस वी वन ऑफ एन डिवाइडेड बाई जेड वन वन। माइनस का साइन आपको अच्छी तरह से पता है कि आप क्यों ले रहे हैं कि नॉर्मली करंट जनरेटर टू न्यूट्रल फ्लो करते हैं, तो जब आप आई ऑफ एन को कंसिडर करते हैं तो उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपकी जो प्रीवियस इक्वेशन 6 है वो आपने ट्रांसफॉर्म कर दी है, उसमें से आपने एलिमिनेट कर दिया है लोड करंट को जो कि I3 एंड I4 थे। अब वो इक्वेशन 6 आपके पास रह गई है सिर्फ जनरेटर करंट्स की और नो लोड करंट की फॉर्म में। ठीक है, अब आगे आप क्या करते हैं कि जो आपके I1 के साथ इक्वेशन 6 में I1 के साथ मल्टीप्लायर था विच वाज, अभी आप प्रीवियस स्लाइड में देख भी सकते हैं, Z11 D3 Z13 प्लस D4 Z14, उसको आपने एक और वेरिएबल असाइन कर दिया, एक और वेरिएबल का नाम दे दिया। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कर रहे हैं ऐसा। आपने कहा सपोज वो T1 के इक्वल है, और इसी तरह जो आपके पास मल्टीप्लायर था I2 के साथ, ठीक है, I2 का करंट 2 के साथ जो मल्टीप्लायर आ रहा है आपने उसको सम अदर वेरिएबल T2 असाइन कर दिया। ठीक है, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन। अच्छा जी, तो आपकी जो इक्वेशन 6 है आप उसको री राइट कर सकते हैं किस तरह से कि आपके पास आ जाएगा वो जो स्केलर था उसको आप लिख सकते हैं माइनस T1 I1 माइनस T2 I2 माइनस T1 आई एन नॉट। ठीक है, तो अब आप देखें आपका ये जो आई ऑफ डी है इक्वेशन 9 में, ठीक है, ये आपका लोड करंट, टोटल लोड करंट है जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है I1 एंड I2 जो कि जनरेटर करंट्स है, और I ऑफ N जो कि आपका नो लोड करंट है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देन आप कहते हैं कि अगर मैं I3 एंड I4 को कैलकुलेट करता हूँ तो आपने कहा था स्टार्टिंग में आपने कहा ID की कोई फ्रैक्शन है, यानी I3 का और ID का आपस में क्या रिलेशनशिप था कि आपने कहा ID इज इक्वल टू D3I3, कि आपने इसकी फ्रैक्शन बना दी थी। इसी तरह आपने कहा था कि I4 का और ID का क्या रिलेशनशिप होगा कि कोई फ्रैक्शन सम फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट कर दिया था कि D4I4 इक्वल टू ID। ठीक है, तो अब आप उसी D3 को मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप यहाँ से इस ID से आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये ID और I3 जो है बेसिकली ID की क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो आप सिंपल D3 को मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ। अब देखिए जब आपने D3 को जो फ्रैक्शन थी ID की, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया ID के साथ तो आपके पास I3 आ गया। इसी तरह से आप D4 को मल्टीप्लाई करें ID के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, I4 आ जाएगा। ठीक है, जिसको आपने सपोज किया था स्टार्टिंग में। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास टोटल करंट भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ टोटल लोड करंट विच इज़ I कैपिटल D सब्सक्रिप्ट में, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर करंट 1 एंड जनरेटर करंट 2 एंड नो लोड करंट की फॉर्म में आ गया। एंड देन आपके पास I3 एंड I4 अगेन आपके पास आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर करंट एंड नो लोड करंट की फॉर्म में। अब देखें आपके सिस्टम करंट्स क्या हो गए कि I1 एंड I2 तो आपके जनरेटर करंट थे और उसको आपने नहीं छेड़ा, लेकिन आपने I3 एंड I4 को मॉडिफाई कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया आपने I1 एंड I2 की फॉर्म में। ठीक है, तो आपकी जो प्रीवियस इक्वेशन बनी है I3 एंड I4 की, उसी इक्वेशन को उन्हीं इक्वेशन की बेसिस पे अगर आप एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं तो आपको ये इक्वेशन ए की फॉर्म में जो नज़र आ रहा है ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। कि अगर आप ऑल फोर करंट्स को कंसिडर करते हैं I1 I2 I3 एंड I4 को, तो देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है 4+3 का, उसमें और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर को I1 I2 एंड I ऑफ n को। अब देखिए आपके जो मेन करंट्स हैं I1 एंड I2 तो ऑलरेडी इनको आपने नहीं छेड़ना था, लेकिन I3 एंड I4 ऑलरेडी आप कन्वर्ट कर चुके हैं I1 एंड I2 एंड I ऑफ n की फॉर्म में जो प्रीवियस आपके पास इक्वेशन है। तो आप देखिए उन्हीं इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में उठा के डाल दिया। I3 और I4 की वैल्यू में तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपकी वही प्रीवियस इक्वेशन है। प्रीवियस स्लाइड पे जो दो इक्वेशंस I3 एंड I4 की बनी है आपने वो उठा के डाल दी, विच इज़ D3 T1 माइनस D3 T2 माइनस D3 T1। ठीक है, ये रो मल्टीप्लाई होगी आपकी I1 I2 एंड I ऑफ n के साथ। इसी तरह D4 के I4 अगर आप देखें करंट तो उसके लिए क्या बनेगा, फोर्थ रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन रिपीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने I1 एंड I2 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली लोकेशन पे आपने 1 लिखा, बाकी 0 रखा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ I1 I2 I ऑफ n के साथ, तो सो यू विल गेट ओनली I1। इसी तरह जब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी वेक्टर के साथ, तो सो यू विल गेट ओनली I2। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स बना है 4x3 का, आप इसको एक और वेरिएबल का नाम दे सकते हैं C का। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन 12 है उसने आपको एक न्यू रिलेशनशिप बेसिकली दे दिया कि जो आपके 4 करंट थे, 4 बस सिस्टम के 4 करंट से I1 I2 I3 एंड I4, वो अब आपको C मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय I1 I2 एंड I ऑफ n वेक्टर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको ये करंट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो अभी इक्वेशन 12 में आपने एक रिलेशनशिप बताया है कि जिसमें आपने कहा था कि जो आपके ऑल 4 करंट्स हैं I1 से I4 तक, उसकी एक न्यू रिप्रेजेंटेशन है C मैट्रिक्स इनटू I1 I2 I ऑफ n। ठीक है, तो अब आपने करंट्स को कन्वर्ट कर दिया, जो आपके बेसिकली लोड करंट से उसको आपने एलिमिनेट कर दिया और अब आप उसको जनरेटर करंट की फॉर्म में ला चुके हैं एंड नो लोड करंट की फॉर्म में। तो अब जाते हैं, जो आपका मेन काम था, आपने पावर लॉसेस को कैलकुलेट करना, और यहाँ पे आपने स्टार्ट में भी मेंशन किया था कि आपने रियल पावर के लॉसेस को कैलकुलेट करना है। तो रियल पावर लॉसेस का मतलब कि आपने कौन सा लोड लेना है, आपने ओनली रेजिस्टिव लोड लेना है। ठीक है, जब आप रिएक्टिव लोड, जब आप जेड बस की बात करते हैं तो उसमें आपका रियल प्लस रिएक्टिव दोनों लोड आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप रियल पावर लॉसेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि रियल पावर लॉसेस आपकी जनरेशन डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो अब आपकी रियल पावर लॉसेस जो आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए क्या फार्मूला है कि P इज इक्वल टू I²R। ठीक है, अब जो I² है आपके पास, उसको आप यहाँ पे आप देखें तो इक्वेशन 13 आपके पास ये टोटल आपके रियल पावर लॉसेस आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो I है, ठीक है, उसमें आपके 4 करंट्स थे I1 I2 I3 एंड I4, लेकिन उसकी एक न्यू रिप्रेजेंटेशन थी C इंटू I1 I2 I ऑफ n। ठीक है, तो आपका करंट क्या बन गया, C इंटू I1 I2 I ऑफ n वेक्टर। ठीक है, C मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय I1 I2 I ऑफ n वेक्टर। तो इसका आप स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आपकी R बस आ जाएगी। ठीक है, Z बस नहीं है क्योंकि आपने ओनली रेजिस्टिव लोड लेना है, तो आपकी R बस आ जाएगी। अब देखिए आपकी P ऑफ L कैसे बनी है कि आपका जो करंट था I1 I2 I ऑफ n मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर टर्म को, यानी I² को, यहाँ पे आप पहला स्टेप पे ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू I²R। अब वो I में आपकी चूँकि आपने 4 करंट्स को 3 करंट में भी कन्वर्ट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू C मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि मेरे पास I1 I2 I ऑफ n का आपने ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ पे C का भी ट्रांसपोज आ गया आपके पास। देन आपका फिर उसको कॉन्जुगेट आपने C के लिया हुआ है। ठीक है, और I का भी I1 I2 I ऑफ n का भी कॉन्जुगेट लिया है। तो जब ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये भी स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर की एक रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको शायद अच्छी तरह से पता भी हो कि आप जब वेक्टर को ट्रांसपोज की फॉर्म में वेक्टर, यानी आप उसको कह सकते हैं कि मैंने एक वेक्टर है I², ठीक है, आप जब उसको उसके ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आप उसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे पहले I का ट्रांसपोज लिया हुआ है। ठीक है, तो I के साथ आपको पता है C साथ में आ रहा है। ठीक है, तो C का भी आपको ट्रांसपोज लेना पड़ रहा है, और देन जब आपने I का कॉन्जुगेट लिया है तो I के कॉन्जुगेट के साथ C भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो C का भी कॉन्जुगेट आ रहा। ठीक है, देन अगर आप इस ट्रांसपोज और इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो सो यू विल गेट स्क्वायर करंट्स। ठीक है, I1 I2 I ऑफ n का स्क्वायर करंट आपके पास आ जाएगा। एंड देन रियल पावर लॉसेस के लिए आपने किसको कंसिडर किया है, R बस को कंसिडर किया हुआ। तो अब आप देखें कि आपके पास इक्वेशन 13 जो है वो आपके पास एक फुली रिप्रेजेंटेशन है कि जिससे आप रियल पावर लॉसेस ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ I1 I2 एंड नो लोड करंट की फॉर्म में। अब आप पावर कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अब मेरे पास जो 4 बस सिस्टम था उसमें से आपने किसी एक बस को स्लैक बस कंसिडर करना है। स्लैक बस इसलिए कंसिडर करना है कि उसके रेफरेंस से आपने बाकी सारी कैलकुलेशन करनी है।
तो लेट से आपने जनरेटर वन, और नॉर्मली आप पीवी बस को स्लैक बस कंसिडर करते हैं, तो आपने जनरेटर वन जिसके साथ कनेक्टेड था पीवी बस वन जो आपके पास थी, आप उसको बस वन को स्लैक बस कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अब आप हर जनरेटर के लिए एज्यूम करते हैं कि जो उसकी रिएक्टिव पावर है क्यू जी आई, ठीक है, इज़ ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ एस आई। एस आई आपकी क्या है, बेसिकली कम्प्लेक्स पावर है। तो वो कहता है जो Q ऑफ I होगी, S का आपको रिलेशन पता है कि वो P प्लस जे क्यू होता है, ठीक है, कि एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव आपकी इमेजिनरी पार्ट होती है कम्प्लेक्स पावर की। तो आप एज्यूम करते हैं जो आपकी क्यू जी आई है इज़ ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ एस ऑफ आई, द रियल पावर पी जी आई, ठीक है, इन दोनों का कांस्टेंट फ्रैक्शन है ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, कि जिस टाइम पीरियड में आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देन ये आपने एजम्पशन इसलिए ली है कि आपको पता है कि आप चाह रहे हैं कि आपका कांस्टेंट पावर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। जिस टाइमिंग में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका पावर फैक्टर उस टाइमिंग में वेरी नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट, दोनों जनरेटर्स के लिए आप कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहे हैं। अब देखें आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, कम्प्लेक्स पावर ऑफ जनरेटर वन एंड कम्प्लेक्स पावर ऑफ जनरेटर टू के लिए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन रही है, पी जी वन, आपको पता है कि वो एक्टिव प्लस जे रिएक्टिव पावर के इक्वल होती है, ठीक है, पी जी वन प्लस जे क्यू वन, ठीक है। यहाँ पे आप जे क्यू वन को रिएक्टिव पावर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें एक टर्म के साथ पी जी वन के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, या आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको वापस वही एक्टिव पावर बन मिल जाएगी, ठीक है। अब आप इससे इसको इक्वेट करवा देते हैं, और आप अगर इसमें से पी जी वन को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन प्लस जे एस वन स्मॉल एस वन इंटू पी जी वन। इसी तरह से, और एस वन आपके पास क्या है, एस वन अगर आप देखें तो आपके पास क्यू जी वन डिवाइडेड बाई पी जी वन है, ठीक है। आपने कहा कि मैंने फ्रैक्शन बना दिया है रिएक्टिव पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव पावर के साथ। इसी तरह से आप सेकंड जनरेटर के लिए भी आप सेम यही काम करते हैं कि आप उसकी जो नॉर्मली पावर आपकी क्या होती है, कम्प्लेक्स पावर पी प्लस जे क्यू, और क्यू टर्म को रिएक्टिव पावर को आप एक्टिव पावर के साथ पी जी टू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। देन आप इसमें से पी जी टू को कॉमन लें तो आपके पास अगेन क्या बनेगा, वन प्लस जी एस टू आपके पास किसके इक्वल है, वो आपको एक फ्रैक्शन दे देगा रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर का फॉर जनरेटर टू के लिए, ठीक है। और ये आपके बेसिकली एस वन एंड एस टू दोनों रियल नंबर्स होंगे। अब प्रीवियस स्लाइड तक आप कैलकुलेट कर चुके हो कि आपके पास कम्प्लेक्स पावर ऑफ जनरेटर वन जनरेटर टू क्या आ रही है, ठीक है। अब उस कम्प्लेक्स पावर से आप कैलकुलेट कर लें उसके करंट को, ठीक है, तो आपके पास दोनों जनरेटर के आउटपुट करंट्स आ जाएंगे। तो कम्प्लेक्स पावर, आपके पास एक कम्प्लेक्स पावर का रिलेशनशिप है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हैं, जो कि है आपके पास S इक्वल टू आई वी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब S में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, जो अभी आपने उसको रीशेप किया था, और वन माइनस लेट से पी एस वन की हम बात करते हैं, तो वन माइनस जे एस वन इंटू पी जी वन, ठीक है। तो ये आपके पास एस वन आ जाएगी, और आगे आपके पास कम्प्लेक्स पावर का नेक्स्ट ये रिलेशनशिप आप यूज़ करते हैं, आई वहाँ से आपको ज़ाहिर जनरेटर करंट चाहिए, तो आपने क्या किया, आई वन को सेपरेट कर लिया, तो दैट विल बी एस वन डिवाइडेड बाई वी वन कंजुगेट, ठीक है। अब ये जो टर्म है आपके पास, इसी तरह से आप आई टू को भी सेम कम्प्लेक्स पावर से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास ये वन माइनस जे एस टू इंटू पी जी टू आपके पास कम्प्लेक्स पावर सेकंड जनरेटर है, और ये किसके इक्वल होगी, आई टू इंटू वी टू कॉन्जुगेट के इक्वल होगी। तो यहाँ से आप आई टू को सेपरेट कर लें तो आपके पास ये रिलेशनशिप बनता है, वन माइनस जी एस टू इंटू पी जी टू डिवाइडेड बाई वी टू कॉन्जुगेट। यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है आई वन एंड आई टू की, यहाँ पे आप पी जी वन एंड पी जी टू को छोड़ दें, और बाकी टर्म्स को जनरेटर वन के केस में इसको अल्फ़ा कह दें, एक न्यू कोफिशिएंट कह दें, और जनरेटर टू के केस में इसको अल्फ़ा टू कह दें। तो अब अगर इक्वेशन वन एंड सॉरी ये जो आई वन एंड आई टू की जो इक्वेशन है, इसको अगर आप रीशेप करते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म देते हैं, तो आपके पास अब इसको दोबारा आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपके पास आई वन आई टू और आई ऑफ एन नो लोड करंट को भी अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए इक्वल के बाद आपके पास किसके इक्वल था, अल्फ़ा वन पी जी वन एंड अल्फ़ा टू पी जी टू,
ठीक है, तो वो वेक्टर की फॉर्म में आ गया। और आई ऑफ एन आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो आई ऑफ एन के लिए आपके पास आपने जस्ट आई ऑफ एन ही कंसिडर करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे 1 डाल दें। बाकी आप देखें तो आपके पास ये इसके साथ जो Pg1 एंड Pg2 के साथ I1 I2 की इक्वेशन में है, तो वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा 1 है एंड अल्फ़ा 2 है। तो उनको डायगनल पे आप डाल दें एंड देन डायगनल थर्ड डायगनल पे आप डाल दें आई ऑफ एन, बाकी ऑफ डायगनल एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बन गया आपका, इसको वेक्टर Pg1 Pg2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखें आपके पास वापस क्या आ जाएगा, यही जो I1 की इक्वेशन है, I2 की इक्वेशन है, और आई ऑफ एन आपका आई ऑफ एन के इक्वल ही होगा, नो लोड करंट के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि जो मेरे पास इक्वेशन 16 है, वो बेसिकली एक न्यू रिप्रेजेंटेशन आ गई है किस चीज़ की, आपकी I1 I2 एंड नो लोड करंट की, कि अब आप I1 I2 एंड आई ऑफ एन को फर्दर एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन 16 की फॉर्म में। ठीक है, अब ये 16 की रिप्रेजेंटेशन उठाएं, और जो आपने इक्वेशन 13 थी, जो आपने जहाँ पे I1 I2 आई ऑफ एन आपने कन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ था फ्रॉम I1 I2 I3 I4 से, ठीक है, इक्वेशन 13 में अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें I1 I2 आई ऑफ एन की ये वाली वैल्यूज उठा के डाल दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट आपने इसको जो मूव किया हुआ है वो इस वजह से किया है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल कर सकें। ठीक है, तो आपके पास पहले क्या, अब अगर इक्वेशन 13 को आप देखते हैं, तो इक्वेशन 13 में पहले आपके पास था वेक्टर I1 I2 आई ऑफ एन, ठीक है, और देन आपके पास ये सी ऑफ टी ट्रांसपोज आर बस और सी कॉन्जुगेट, और देन आपके पास I1 I2 आई ऑफ एन का कॉन्जुगेट था। ठीक है, तो अब सेम उसी तरह से आप क्या कर लें, I1 I2 आई ऑफ एन का जो 16 में आपने न्यू रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट की है, इसको उठा के डाल दें पहले एज इट इज़, देन ये आपका सी ऑफ टी ट्रांसपोज आर बस एंड सी कॉन्जुगेट आ जाएगा। देन आपने इसका जो कॉन्जुगेट है वो उस फॉर्म में डाल देना है, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन 13 में आप देख सकते हैं कि I1 I2 आई ऑफ एन का कॉन्जुगेट था, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आई ऑफ एन इंटू Pg1 Pg2 1, इसका भी दोनों का कॉन्जुगेट लेके यहाँ पे डाल दें। तो अब आप इसकी ये जो वेक्टर ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपका अल्फ़ा और उसका कॉन्जुगेट, और देन दरमियान में आपके पास एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है सी टी आर बस और सी कॉन्जुगेट, ये इसको आप कहते हैं, इसको यहाँ पे मैंने एक नाम दिया हुआ है टी ऑफ अल्फ़ा, जो कि हर्मिशन मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि टी अल्फ़ा को और टी अल्फ़ा के कॉन्जुगेट को आपस में ऐड अप कर देना है, ताकि आपकी जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो सकें। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप सिंपली जो आपके पास टी अल्फ़ा था, टी अल्फ़ा को उसके कॉन्जुगेट में ऐड अप कर लें, तो आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और डिवाइड बाई 2 आपने इसलिए किया हुआ है कि जितने भी कोफिशेंट्स आ रहे हैं B11 B12 इन सब के साथ मल्टीप्लायर में 2 आ रहा है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर लें, डिवाइड बाई 2 ले लें टी अल्फ़ा प्लस टी अल्फ़ा कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 18 में आपको एक बी मैट्रिक्स मिला है जिसमें सारे बीज आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये जिस इसको आप कहते हैं बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स या लॉस कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके टोटल लॉसेस अब जो आप कैलकुलेट करें या ट्रांसमिशन लॉसेस आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसी जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें आपने जो टी अल्फ़ा कैलकुलेट किया था, तो ये बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसमें उठा के डालें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो वेक्टर ऑफ Pg1 Pg2 1, और बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया वो सारा टी अल्फ़ा, उसको एलिमिनेट करके उसमें वैल्यूज़ आप डालें, सी ऑफ टी की भी, रियल बस आर बस की भी डालें, और वो वैल्यूज़ डालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को कैंसिल करने के बाद आपके पास सिंपल एक बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। वो बहुत डिटेल में मैंने कैलकुलेशन नहीं की, वो आप उसको खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, कि वो आप वही आप एजम्पशंस जो जो लेते आ रहे थे उसी को बैक सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास और उसको मल्टीप्लाई करें जिस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गिवन है जो प्रीवियस इक्वेशन में आपके पास 17 इक्वेशन में जिस तरह से गिवन थी,
उसके बाद फिर आप टी अल्फ़ा और टी अल्फ़ा कंजुगेट को करें तो आपके पास फाइनली जो बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, उसको यहाँ पे इक्वेशन जो 17 है उसमें उठा के डालें तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 19। तो ये इक्वेशन 19 बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस कैलकुलेट करती है, और बी लॉस आपके ट्रांसमिशन लॉस के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। इसी की नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आपके पास इक्वेशन 20 के फॉर्म में है कि आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास, यानी फर्स्ट आप ये 3x3 का जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो कॉलम वेक्टर आपके पास आ रहा है PG1 PG2 और 1 जिसका कंजुगेट आपने लिया हुआ है, और देन आपके पास एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा 3x1 का, तो आप उसको इस रो स्टार्टिंग रो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास P ऑफ L इक्वेशन 20 की फॉर्म में आ जाएगा। देन इसी इक्वेशन 20 को आप रीशेप दे सकते हैं, अगर आप समेशन की फॉर्म में करें और इसको एक लूपिंग वेरिएबल बना लें तो आप कहते हैं कि जे जो दो लूप्स बनेंगी स्टार्टिंग में, वो आपके पास J1 to 2 आपकी दो बसेस आपने उठाई थी, दो जनरेटर बसेस, तो आपने कहा कि वो मेरे पास 2 टाइम्स लूप चलेगी, और फिर आपने उसको इक्वेशन 21 की फॉर्म में इस तरह से एक आप कह सकते हैं कि ये उसी की रीशेप आ गई है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 22 एंड 23 सेम इसी प्रीवियस इक्वेशन की आप कह सकते हैं कि फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म आ गई हैं, कि आप जब लूप चला लेते हैं तो उसके बाद आप इसको इक्वेशन 22 की फॉर्म में और फिर देन 23 की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली आपने कैलकुलेट किया है कि आपके ट्रांसमिशन लॉसेस किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, और देन आपके वो ट्रांसमिशन लॉसेस किस तरह के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने किस तरह से कैलकुलेट किए।